चलिए अपने 10th के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं। हालांकि 0th चैप्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्स्ट्रा कर लिया है, तो अब फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इससे हमने शुरुआत क्यों नहीं की? हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसमें कई ऐसे टर्म्स हमने जाने हैं जिसमें इसका यूज इस चैप्टर के अंदर हमें आने वाला है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनके डेफिनेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक, तो वो सारी चीजें यहाँ पे काम आनी है। अब अगर वो नहीं पढ़ते, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, तो एज सच हमें याद सा कर लेना पड़ता, और फिर हाँ भाई चलो ये पोटेंशियल होता है, याद कर लो बस। ठीक है, तो फिर उसमें मजा नहीं आता अपने को। ठीक है, अभी क्या अपना बेसिक्स और स्ट्रांग हो जाएगा, और क्लास 12 में इसका बहुत ही भरपूर जो है वो फायदा अपने को मिलता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और क्लास 12 में के फिजिक्स में ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, और होपफुली यहाँ पे भी आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे जो बेसिक क्लास 10 के चीजें हैं, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हम लोग जानेंगे जो कि एनटीएससी बेस्ड और क्लास 12 के थोड़े बहुत बेस्ड है, ताकि अपना ग्रिप उसके ऊपर काफी अच्छा बने और शुरुआत से ही ये चैप्टर हमारा स्ट्रांग हो। क्योंकि क्लास 12 में जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम चैप्टर जो हमें पढ़ना है उस पे बेस्ड भी मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा उस पर बेस्ड है, करंट एसी जो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा का पूरा उस पर बेस्ड है। तो ये सारी चीजें में हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, कैपेसिटेंस उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए इनिशियली शुरुआत जो जड़ है, जो रूट है इस चैप्टर का, वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। ध्यान रहे कुछ ऐसी भी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना, आप उसको बस सीखते जाना क्योंकि क्लास 10 सीखने का समय है। ठीक है, आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो बहुत खास वो इंपॉर्टेंट होगा नहीं, लेकिन आगे आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्लास 10th। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रूट्स है ना, ये फाउंडेशन आपका सेट करेगा पूरे के पूरे इस चैप्टर का और आगे आने वाले क्लास 12 के भी चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ध्यान रहे 2-3 पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जो भी चीजें इसमें आपको पढ़ाई जाए उसका बढ़िया से आप नोट्स बनाएंगे, उसको आप रिवाइज करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन को आप करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी आप पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे जो फिर लेक्चर अपने को आएगा, और फिर लेक्चर जब हम उसको फॉलो करेंगे, सेकेंड लेक्चर जो हम कहेंगे, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर की सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अगर हम नहीं रखते हैं उसको दिमाग में, फिर आप कहीं ना कहीं आगे आने वाले लेक्चर्स में फंसेंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते चलिए और मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। और जब हम क्लास 12 के थोड़े बहुत लेवल की बात हम कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम उस तक पहुंच रहे हैं। तो क्लास 10 के न्यूमेरिकल्स तो एक चुटकियों में आपसे जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, ये पक्की बात है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ में है, आमरोजमर्रा की जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। जैसे अभी आप बैठे हैं और होपफुली अपने लैपटॉप या मोबाइल में अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो वहां पे भी करंट का इस्तेमाल है। बल्ब जल रही है, वहां करंट का इस्तेमाल है, फैन चल रहा है, वहां करंट का इस्तेमाल है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, हर जगह करंट का यूज आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करंट हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने लिए। ठीक है, और कई नई टर्म्स यहाँ पे भी जानेंगे, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, बल्ब की कैसे स्टडी करते हैं, है ना, स्विचेस क्या होते हैं, जो आप स्विच देखते होंगे वो क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, फ्यूज क्या होता है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और घर में, और प्लस घर में जो बिजली आ रही है पता नहीं कहाँ से चलती हुई आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है घरों के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। ठीक है, चलिए तो हम पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे कि करंट का डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए करंट का डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, it is the amount of charge flown in 1 second across a wire। ठीक है,
यानी कि तार, तार आपने देखा होगा, है ना? अभी भी आप इधर उधर देखेंगे तो शायद तार आपको दिखें। तो उस तार में वैसे तो प्लास्टिक कोटिंग होती है तार के ऊपर, और कभी कभी आपने जो मैकेनिक है या फिर खुद में भी तार का प्लास्टिक कोटिंग जब हटाया होगा तो अंदर मेटल होता है, ठीक है, जनरली कॉपर होता है, ठीक है। तो वो जो मेटल होता है उस तार को 1 सेकेंड में कितना कूलम इंचार्ज जो है वो क्रॉस हो रहा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला डेफिनेशन हो गया। तो हम लोग बात करते हैं अब सेकंड डेफिनेशन की। सेकंड डेफिनेशन ही ज्यादा चलन में आता है ना, क्योंकि पहला डेफिनेशन तो जस्ट एक वैल्यू आपको दे देता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये कहता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम across a wire, ठीक है, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ वायर। तो पहली बात, एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है रेट। तो रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, रेट जैसे हम कभी भी मार्केट जाते हैं और लेट्स से आप एक पेन खरीदने गए, आपने बोला कि भाई पेन दिखाओ, तो आपको एक पेन पसंद आया, आपने बोला भाई इसका क्या रेट है, तो मान लीजिए वो सामने वाला बोलता है इसका रेट है 200 रुपीज, तो आप चौंक जाएंगे। एक सिंपल से पेन का रेट क्या है, 200 रुपीज, तो बोलेंगे इसका रेट 200 रुपीज है। तो जो दुकानदार है वो बोलेगा नहीं, मैं आपको 10 पेन्स का बता रहा था। तो आपको कितना खराब सा लगेगा, क्योंकि आपने तो रेट पूछा। रेट का मतलब ही होता है 1 यूनिट के लिए, ठीक है। यानी आपने 1 पेन का कॉस्ट पूछा था, उसको बनाना चाहिए था 20 रुपीज, लेकिन उन्होंने 10 का बताया। तो रेट यहाँ पे रेफर करता है, इन्फर करता है पर यूनिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस वायर, ठीक है। तो अक्रॉस अ वायर यानी कि कोई वायर अगर है, जैसे मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं ऐसा बना करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, ठीक है, एक तार है, बड़ा लंबा सा तार है, ठीक है। इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कुछ इस तरीके से, इट्स अ क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि आपको गोल से यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, है। और ये एक्चुअली बहुत पतला होता है, इतना मोटा मैंने बनाया, लेकिन मोटे तार भी होते हैं, ठीक है, हाई करंट, हाई वोल्टेज करंट को कैरी करने के लिए। बट मैं पतले तार की बात करूं जो जनरली अपने को हर जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो वो जो तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये हो गया अपने को क्रॉस सेक्शन एरिया। तो शॉर्ट में इसको CSB कई बार जो है हम लोग कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, तो आपको समझ जाना है क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसको लेट्स से Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो T टाइम में क्रॉस हो रहा है, ठीक है। सो इस Q को मैं लिख सकता हूं, लेट्स से दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग इन T टाइम, ठीक। तो T टाइम में कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस हो रहा है। तो T टाइम में चार्ज नहीं चाहिए, आपने क्या चाहिए 1 यूनिट टाइम में। तो बहुत सिंपल है, करंट जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे, तो करंट को हम लिखेंगे चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो ऑब्वियसली T टाइम में अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो यूनिटरी मेथड से भी हम देख सकते हैं, अगर T टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 यूनिट टाइम में Q बाय T चार्ज फ्लो होगा, है ना। तो ये बेसिकली करंट का 10th के लेवल पे अपने को फॉर्मूला जो है वो आता है। तो जिसमें Q हमारा क्या होगा, Q होगा चार्ज फ्लोन, Q विल बी चार्ज फ्लोन, और हमारा जो T है दिस विल बी टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, या फिर सीधा हम इसको टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं से हम ये भी देख सकते हैं कि करंट का यूनिट क्या होगा। तो Q का यूनिट तो अपने को पता होता है, ये होता है कूलम, और इसका यूनिट हमें पता होता है सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ करंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ करंट दिस विल बी कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे, ठीक। चलिए, तो साथ में हमने यूनिट भी देख लिया इसका, है ना, कूलम पर सेकेंड दैट इज एम्पियर। और हमें ये भी पता चल गया कि एक तार के जो क्रॉस सेक्शन है उसको 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 सेकेंड में अगर 10 कूलम चार्ज क्रॉस करेगा तो हम क्या कहेंगे, 10 कूलम पर सेकेंड, दैट मीन्स 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर,
ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए यहां तक नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला किया उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, इफ 30 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस्ड डेफिनेशन के ऊपर है, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई करें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 30 कूलम चार्ज जो है दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 30 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। देयरफॉर करंट हमें पता है दैट इज चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो चार्ज फ्लोन हो गया अपने को 30 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम इज हाउ मच? 5 सेकेंड। देयरफॉर करंट विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक। चलिए होपफुली आपका भी यही आया होगा, नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो 1 एम्पियर करंट बहुत सिंपल है। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो होता है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 सेकेंड, we'll say 1 ampere current is flowing. So we can write is, that is, if 1 coulomb of charge flow through a cross section of a wire in 1 second, we say that 1 ampere current is flowing. चलिए, ये तो भाई सिंपल डेफिनेशन हमने देख लिया। भाई फॉर्मूले अगर हम देखें तो हमने करंट का फॉर्मूला जो लिखा दैट इज चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक। तो चार्ज में अगर मैं 1 कूलम लिख दूं और टाइम में अगर मैं 1 सेकेंड लिख दूं, तो ऑब्वियसली कूलम पर सेकेंड तो एम्पियर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। सो वी कैन से दैट 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि करंट एक्चुअली में फ्लो होता कैसे है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लो ऑफ करंट के ऊपर। करंट एक्चुअली में फ्लो कैसे होता है, ठीक। तो उसको समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली 3 पार्ट में बांटे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडक्शन, ठीक है। तो करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है कंडक्शन प्रोसेस से, ठीक है। जैसे आपने स्विच ऑन किया तो कहीं ना कहीं से, जैसे बल्ब ऑन हुआ, यानी कहीं ना कहीं से करंट कहीं ना कहीं पे ये प्रोड्यूस हुआ होगा, वहां से कैरी होते होते चलते फिर आपके घरों में आया होगा, और घरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूट होते होते बल्ब में आपके आया होगा या एलईडी में आया होगा। तो ये जो पूरा चलने का प्रोसेस है, सिंपली हम इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन के बेसिस पे सब्सटेंस जो होते हैं उसको 3 कैटेगरी में पहले बांटा जाता है, तो हम पहले वो जान लेंगे। उसके बाद हम कंडक्शन प्रोसेस होता कैसे है वो देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं या उनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी अपने को होता है, सबसे पहला कैटेगरी अपने को होता है कंडक्टर का, ठीक, और हम जोर इसी के ऊपर देने वाले हैं। सेकेंड कैटेगरी होता है अपने को इंसुलेटर का, ठीक, और थर्ड कैटेगरी अपने को होता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है।
तो मेन जो भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, या जो कंपाउंड्स हैं, है ना, या जो भी सब्सटेंस आप देख रहे हैं, सबको इनमें बांटा जा सकता है, लेकिन बेसिक हम लोग एलिमेंट्स की यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि उसी पे बेस रखने को क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो तीन मेजर कैटेगरी होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर जो सब्सटेंस होते हैं वो, या एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम देखते जाएंगे, साथ में इसको इलैबोरेट में हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, दिस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कभी कभी कंडक्ट कर सकते हैं, कभी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मे कब कंडक्ट करेगा, कब नहीं करेगा, थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में, बट पहले चलिए अब हम देखते हैं कि क्यों एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जैसे उसकी बॉडी अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके अंदर की चीज, मेटल के अंदर की चीज, ठीक है, या कंडक्टर के अंदर की चीज, ठीक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से भी आपने सीख लिया है, मूवमेंट हमेशा किसका होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट प्रोटॉन का नहीं होता कभी, हमेशा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these electrons, few of these electrons are free, these are free electrons, है ना, मतलब इनका मूवमेंट हो रहा होता है, इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं, बात समझ रहे हैं, तो ये फ्री होते हैं और जैसे इनको मौका मिलता है ये चलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलना शुरू करेंगे यानी कि चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, जब चार्ज फ्लो होना शुरू होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, है ना, ये कहीं ना कहीं से बाउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं, यानी इनका बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हुआ होता है, ये कहीं भी मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इनका मूवमेंट कहीं भी नहीं हो सकता है, यानी इनके पास बेसिकली मैं कह सकता हूं कि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट। ठीक, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर में एक्चुअली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इस तरीके से, जो कि फ्री नहीं होते हैं, दीज आर नॉट फ्री, बट होता क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर अगर कोई सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर मैं अगर इंक्रीज करता हूं तो ये क्या होते हैं, ये बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और तोड़ने पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है वैसे तो वो नॉन कंडक्टर होता है नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक, लेकिन थोड़ा भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ कंडक्टर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने को आइडिया यहाँ पे लग गया। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए अपने को, मेटल्स हो गए, है ना, मेटल्स में जैसे हम देख सकते हैं कॉपर जो कि मोस्ट यूज्ड होता है, सिल्वर जो कि बेस्ट होता है, इट कैन बी गोल्ड आल्सो। तो सिल्वर जो होता है दैट इज द बेस्ट कंडक्टर, इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली अपने को नॉन मेटल्स होते हैं, यहां पे एग्जाम्पल में अपने को बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक, तो ये दो सबसे ज्यादा यूज में सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं, जिसके बारे में भी क्लास 12 में पढ़ना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का। अब हम पूरा का पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के ऊपर करने वाले हैं। एक बार जो हम आगे कैरी करेंगे, यही सारी चीज हम आगे भी करने वाले हैं कि इफ यू हैव अ कंडक्टर तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कहीं भी बाउंडेड या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो फ्री होते हैं और उनका रैंडम मूवमेंट चल रहा होता है। जैसे रैंडम मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपने पहले केमिस्ट्री के अंदर गैसेस में ब्राउनियन मूवमेंट सुना होगा। तो जैसे ब्राउनियन मूवमेंट होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, उसी तरीके से एक मेटल के अंदर
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रैंडम मूवमेंट हो रहा होता है, उनको फिक्स दिशा नहीं होता, जाना किधर उनको पता नहीं है अभी, ठीक है। तो रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, बट वो फ्री होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू फ्लो द चार्ज, ठीक। चलिए यहां तक नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्पेशली कंडक्टर के ऊपर और अपने मेन टॉपिक के ऊपर विच इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। चलिए नोट कर लेते हैं। चलिए बच्चों, फ्लो ऑफ करंट में सबसे पहले एक छोटा सा टर्म जानते हैं विच इज अ सेल। सेल को बहुत कॉमन लैंग्वेज में बैटरी हम लोग कहते हैं, भी कह सकते हैं। तो जैसे उसका यूज हमने किया होगा टॉर्चेस के अंदर, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर बैटरीज लगते हैं, प्लस माइनस साइन आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सेल करता क्या है, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which produces potential difference, ठीक है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले समझ चुके हैं, यहीं पे रूल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। तो जिन बच्चों को पोटेंशियल अभी याद नहीं है या पोटेंशियल डिफरेंस उनको दिमाग से निकल गया है, एक बार को फटाफट वो रिवाइज कर लेंगे, है ना। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, है ना। उसके बाद हम सेल में डिटेल में अंदर चलते हैं। जैसे पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात किए थे, जिसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ, अ सेल बेसिकली क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं उसको वोल्टेज, ठीक है। और इसका यूनिट हम जानते हैं, जिसको हमने V से, यानी वोल्ट होता है उस टाइम, V से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एक लंबा डंडा होता है, एक छोटा डंडा होता है, और बेसिकली इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे आपने सेल देखा होगा, सेल के अंदर प्लस माइनस साइन देखा होगा, तो जो प्लस साइन होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, और जो माइनस साइन होता है वो कैसा पोटेंशियल होता है, लोअर। यहाँ पे जो लंबा डंडा होता है उसको हम लोग हायर पोटेंशियल पे मानते हैं, और जो छोटा डंडा होता है उसको लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो पोटेंशियल मानना का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मान लेते एक सेल है, 9 वोल्ट का सेल आता है, ठीक है, और 10 वोल्ट का सेल आता है। तो जो वोल्ट होता है सेल का, मान लेते हैं लेट्स से दिस इज अ 10 वोल्ट सेल, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेट्स से अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट मानूं, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल एज 10 इज हायर देन 0। सिमिलरली अब कोई फिक्स नहीं है, यहाँ का 0 ही है, बट ये डिफरेंस हमेशा कितना क्रिएट करेगा, 10 का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 10 वोल्ट देता हूं, तो यहाँ पे 10 हायर होगा, वो कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 वोल्ट लेता हूं, तो हम यहाँ मान सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, 60 वोल्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे 100 वोल्ट मानता हूं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट लोअर होगा, क्योंकि हम हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे हम मानेंगे 90 वोल्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं मानूं यहाँ पे -30 वोल्ट है, तो दिस विल बी 10 हायर विच इज -20 वोल्ट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, हमने सेल के बारे में तो जान लिया। तो आप सेल भी, अगर आपके पास रिमोट है तो उसमें से सेल निकाल के आप देख सकते हैं प्लस माइनस साइन है, कितना वोल्टेज वो मेंटेन करता है अपने अक्रॉस, ठीक। बाकी आगे हम सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक। चलिए, अभी तक तो सेल के लिए इतना ही काफी है। तो जैसे हमने ये देख लिया कि बेसिकली व्हाट डज अ सेल डू, सेल बेसिकली क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी यूज हम लोग फ्लो ऑफ करंट में अभी देखने वाले। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं, है ना। इस तरह की एक्सरसाइज आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें, आगे न्यूमेरिकल में हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं सेल का एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बना देता हूं, और लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये जो ए और बी है, इनको मैं एक और खास बात बता दूं, इनको हम लोग कहते हैं टर्मिनल्स। क्या कहते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स, या इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कह सकते हैं एंड्स। दोनों एंड्स हो गए, दोनों टर्मिनल्स हो गए, ठीक। और आपको पता है कौन सा प्लस माइनस, ये मैं सब ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है।
अब अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 वोल्ट ले लिया, यहाँ पे मैं 20 वोल्ट ले लिया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे -50 वोल्ट लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आएगा। ये मैं आपको लिखने के लिए देता हूँ, बट उसके लिए पहले मैं इसकी रेटिंग तो देनी पड़ेगी। तो इस बैटरी की यानी इस सेल की जो रेटिंग है लेट्स से मान लेते हैं 30 वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट फिल करेंगे क्या क्या वोल्टेजेस या क्या क्या पोटेंशियल मुझे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने चाहिए। चलिए फटाफट करें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये चीज है कि जो छोटा डंडा बड़ा डंडा, जहां छोटा है जैसे दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, जो बड़ा है दिस इज एट हायर पोटेंशियल, ये तो मुझे पता चल चुका है। अब आप देखो इन दोनों में लोअर और हायर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 30 वोल्ट का डिफरेंस। तो फर्क 30 का होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए इस तरफ। तो ऑब्वियसली ये 0 है तो 30 जोड़ देंगे विच इज 30 वोल्ट, राइट। ये अगर 20 है तो अगेन उधर जाने पे 30 जुड़ेगा विच इज 50 वोल्ट। और ये -50 अगर मैं बी का पोटेंशियल अगर मैं -50 मान लूं तो इधर आने पे पोटेंशियल मुझे घटाना होगा, क्योंकि मैं लोअर पोटेंशियल पे जा रहा हूं। कितने से घटाना होगा, 30। तो -50 में अगर -30 कर दूंगा तो इवेंचुअली आई विल गेट -80 वोल्ट। तो मैं ये कहूंगा कि ए टर्मिनल का पोटेंशियल -80 वोल्ट है और बी टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, -50 वोल्ट। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे इनका डिफरेंस अभी भी कितना होगा, हमेशा 30 का ही रहेगा। तो बैटरी कितनी अच्छी चीज है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम में हमें आता है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए कंडक्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, उनको लेते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से वी हैव अ कंडक्टर, ये एक वायर मान लेते हैं और ये जो वायर है जो अपना सबसे कॉमन कंडक्टर होता है विच इज कॉपर, क्योंकि घरों में जनरली कॉपर वायर्स होते हैं। अगर इसको मैं अगर यहाँ पे जूम करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके पूरा का पूरा देखूं इस कॉपर वायर के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये काफी चौड़ा सा, इसके अंदर की अगर बात करें तो ऐसा बड़ा सा अपने को दिखाई देगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, राइट। तो ये फ्री होते हैं तो इनका क्या ना मूवमेंट होता है, जैसे ये इधर चल रहा है, रैंडम मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, ये इधर चल रहा है, ये कहीं इधर चल रहा है, ये कहीं इधर चल रहा है, तो ये रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रैंडम मूवमेंट में होते हैं, ठीक। अब अगर मान लेते हैं इसी वायर के अक्रॉस अगर मैं एक सेल लगा दूं ना, ठीक। अब हम देखते हैं, लेट्स से मान लेते हैं ये जो वायर है हमारे, ये जो टर्मिनल था वायर का, लेट्स से बी और ये हम मान लेते हैं ए, इसके अक्रॉस अगर मैं एक सेल लगा दूं, ठीक, इस तरीके से। अब सेल क्या करता है ये आपको पता है, सेल बेसिकली क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और आपको पता है दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक। तो एक कंडक्टर जो है वो ये हायर एंड पे हो गया, यानी ये हमारा जो ए था दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज बी एट लोअर पोटेंशियल, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। हमने ये भी देखा था जब पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था, वहां पे देखा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी कि कहीं पे हायर पोटेंशियल और कहीं लोअर पोटेंशियल है, दैट मींस उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप एक बार जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। किसने जनरेट किया, जिसने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया। हु जनरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस, सेल। तो सेल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके कारण अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर फ्री चार्जेस हैं तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। तो अगर मैं फिर से आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं तो F जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, राइट, Q इंटू E। प्लस हमने ये भी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज,
यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो अंदर की आप बात कैसे हो जाती है, लाइक जैसे मान लेते हैं ये हमारा मेटल के अंदर का ये सेम डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, लेकिन अब फर्क ये हो गया कि हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और इसके अंदर क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, उस पर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो दैट विल बी Q into E, है ना, ये फोर्स लगेगा F इस तरीके से इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, और फोर्स की वैल्यू होती है Q into E, ये हमें पता है। यहां पे फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, Q, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज E into E। ठीक, ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और अगर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे एक डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है तो इधर खींचे चले जाएंगे, तो खींचे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट की तरफ शुरू होगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है ना कि यहां से सीधा हाईवे मिल गया और हाईवे पे सीधे सीधे निकल गए उधर, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बाकी एटम्स होते हैं, बाउंडेड होते हैं, बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं, वहां पे कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और प्लस ये पहले रुके हुए थे ना थे कि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आए, हमें फोर्स लगा और हम चल रहे आगे की तरफ। इनका ऑलरेडी पहले से कैसा मूवमेंट हो रहा था, रैंडम मूवमेंट होता। मैं आपको बताता हूँ कैसा मूवमेंट हो रहा था। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को आपको दिखाऊं, इसका जो मूवमेंट होता है इट्स समथिंग लाइक दिस, बहुत फास्ट मूवमेंट होगा और आपको पता नहीं है होगा किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन का इस तरह से हो सकता है। अब क्या था ना, पहले कोई इच्छा ही नहीं थी कहीं चलने की, वो मतलब कहीं भी रैंडम मूव किए जाते, लेकिन अब तो कुछ है उसकी, ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चलते ये चलना चाह रहे हैं लेफ्ट की तरफ। तो अब होगा क्या, इनका मोशन तो हो रहा है बहुत फास्ट, है ना, आपने देखा कितना फटाफट फटाफट इनका मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है इसकी स्पीड कितनी होती है मोशन होने की, इसकी जो मोशन की जो स्पीड होती है ये v जो होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, मैं ये कह सकता हूं इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, ड्यू टू दिस फोर्स इनका मोशन तो होगा रैंडम, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, रादर मैं कह सकता हूं ड्रिफ्ट होते जाएंगे। तो अब इनका मोशन कैसा होगा, देखो ये रैंडम मोशन तो हो रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा लेफ्ट के तरफ जो है वो शिफ्ट होते जाएंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो तो बहुत ज्यादा है, आपने देख लिया, लेकिन इसकी ड्रिफ्ट होने की, खिसकने की, लेफ्ट की तरफ जाने की जो स्पीड है, इस डायरेक्शन में जाने की जो स्पीड है ना, रादर ड्रिफ्ट करने की जो स्पीड है, उसको हम लोग v ड्रिफ्ट ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, यानी बहुत धीरे धीरे इनका मोशन हो रहा है बहुत फास्ट, लेकिन लेफ्ट की तरफ जो ये शिफ्ट करते जा रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे करके इनकी स्पीड खिसकने की जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी ऑर्डर हमने देख लिया, और साथ में इलेक्ट्रॉन की खुद की जो एक्चुअल स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है ना, 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, खिसकने की जो स्पीड होती है, ड्रिफ्ट की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, एंड दैट इज टू ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इन सारी चीजों को अगर कोरिलेट करें, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। देखिए लॉजिकली कैसे सोचना, हम बैटरी को देख के कह सकते हैं क्या सब चलने वाला है। बैटरी को आपने देखा, बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, A is at higher potential, B is at lower potential. Electric field will be from higher potential to lower potential. Electron being negative will experience force in opposite to the direction of electric field. तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ शुरू हो जाता है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होगा, दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस तरह से इसका मूवमेंट जो है ना, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया,
तो करंट कहीं ना कहीं आ चुका है। अब करंट को हम दिखाते कैसे, तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का वो हम मानते हैं कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट ऐसे हो रहा है तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो हम लोग मानते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है इसके ऑपोजिट में करंट मानेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है इसके ऑपोजिट में करंट मानेंगे, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउनवर्ड इसके ऑपोजिट में हम करंट मानेंगे, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लेफ्टवर्ड तो हम करंट मानेंगे किधर की तरफ, राइटवर्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट करंट मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is considered opposite to the direction of flow of electron, opposite to the direction of flow of electron, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, ठीक, हमें यहां पे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो करंट का जो फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज में, ठीक। तो हम कहीं पे भी ये भी देख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे को ये एक वायर है ना, कहीं पे भी कोई भी सर्किट का कोई वायर हमें दिया हुआ है और हमें कह दिया गया लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा होगा वो किधर हो रहा होगा, राइटवर्ड की तरफ हो रहा होगा, ठीक। तो बेसिकली मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, हम मानेंगे नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके ऑपोजिट में हम मान सकते हैं किसका मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का जिस डायरेक्शन मूवमेंट होगा दैट विल बी द मूवमेंट ऑफ करंट। अब हमने आपको कहा कि अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो करंट कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी करंट का डायरेक्शन है, बट करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट का डायरेक्शन नहीं होता। क्या है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, क्या होता है, ये अपने दिमाग में बात आ सकती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी क्वांटिटीज होती है ना वो स्केलर होती हैं या फिर वेक्टर होती हैं, ठीक है, अभी अपने लेवल पे। तो जो स्केलर होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कार ड्राइव कर रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने मुझसे पूछा व्हाट इज द स्पीड, तो मैं आपको बताऊंगा 30 किलोमीटर पर आवर ओनली। अगर आप मुझसे कहते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं बताऊंगा 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, डायरेक्शन उसमें साथ में जोड़ दूंगा। तो करंट जो होता है ना वो स्केलर होता है, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। आप मुझसे लड़ेंगे नहीं सर आपने तो डायरेक्शन बता दिया करंट का, तो आपने कहा करंट का डायरेक्शन इधर है। वेल एक्चुअली वो करंट का डायरेक्शन नहीं है, वो तार का डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे तार को थोड़ा सा उधर मोड़ दूं तो करंट ऐसे जाके ऐसे जाने लगेगा, फिर ऐसे जाके ऐसे जाने लगेगा। तो बेसिकली दैट इज द पाथवे, दैट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। बट हाँ बोलचाल की भाषा में कहीं करंट किधर फ्लो हो रहा है तो दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक। चलिए यहां तक नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। आज की क्लास में सबसे पहले हमने करंट का डेफिनेशन देखा। करंट का डेफिनेशन देखने के बाद हमने देखा कि फ्लो ऑफ करंट किस तरह से होता है। फ्लो ऑफ करंट में हमने आपको बात की 3 तरह के सब्सटेंसेस की, एलिमेंट्स की, कंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर स्पेशली हमने देखा फ्लो ऑफ करंट किस तरह से होता है। साथ में हमने बैटरी को भी इंट्रोड्यूस किया। तो जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बताया था कि आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, कोई भी डाउट हो आपको पूछना है। हम पूरी कोशिश करते हैं, जितने भी टीचर्स सारी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी डाउट अपने को नहीं रहे। बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो बेहिचक आप पूछिए, छोटा से छोटा डाउट पूछिए, मन में कुछ भी नहीं रखें, पूरा सब कुछ क्लियर रखेंगे ना तो कॉन्फिडेंटली हम हर एग्जाम को फेस कर पाएंगे और उतने ही अच्छे मार्क्स से हमें रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जो भी छोटा से छोटा डाउट है आप मुझसे पूछेंगे, डाउट एरिना में आप पूछेंगे, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ये लेक्चर पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे जो किए हैं, एक्सरसाइजेस किए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आपको रिवाइज होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में परफेक्टली बैठा होना चाहिए, ठीक है। शीट में
नेक्स्ट में आप देखोगे जो भी अपने को होमवर्क वगैरह मिला वो तो करना ही है, प्लस साथ में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जिसमें सेल का भी एक सिंबल होगा, रेजिस्टेंस का सिंबल होगा और कुछ सिंबल्स होंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, बस उस पर सरसरी निगाहों डाल लेनी है कि भाई क्या क्या सिंबल इसमें अपने को बना हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।